हैं, क्या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी? वोट वाइब जो कि हमारा सर्वे है वो तो कहता है कि 90 से 100 सीटें बीजेपी ने प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई 126 में से, और कांग्रेस के खाते में 23 से 33, AUDF को 6 सीटें यहां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हिमंत बिस्वा शर्मा साहब अपनी जो है सरकार बचा ले जाने की इस स्थिति में तो दिखाई दे रहे हैं। और कोई सर्वे आसाम का तो एक्सिस माई इंडिया ये भी 88 से 100 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 24 से 36 सीटें और अन्य को 3। तो ये असम की तस्वीर है। चाणक्य क्या कह रहा है? चाणक्य स्ट्रेटजीज भी ऑलमोस्ट वही फिगर है, मतलब यहां काफी क्लैरिटी है आसाम के अंदर, हालांकि कम 126 सीटों, छोटा राज्य है और एक चरण का चुनाव यहां पर, लेकिन काफी क्लियर है तस्वीर एग्जिट पोल की। 88 से 98 और कांग्रेस को 22 से 32 और 3 से 5 अन्य को। तो तमिलनाडु की बात भी करते हैं, लेकिन उससे अच्छा मैट्रिक्स का भी देख लें, लगभग वही। तो यहाँ जितने भी एग्जिट पोल हैं वो सब बीजेपी को एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। मनोज जी, पिछली बार क्या मार्जिन था जीत का? कोई नंबर्स हैं क्या? कहाँ पे? असम में। असम में पिछली बार एनडीए की जो सरकार थी उसको 44% वोट मिले थे और उनकी जो सीटें हैं एनडीए की 75 मिली थी और जो महाजोत था कांग्रेस के नेतृत्व में उसको 50 सीटें मिली थी। राइट। तो इस बार और बेहतर, अगर ये एग्जिट पोल अगर हम सही माने जी, इस बार के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है, या फिर जो महाजोत था पिछली बार उसमें बिखराव हुआ है, उसकी वोटों में बिखराव हुआ है, जिसका असर आपको एग्जिट पोल में फिलहाल तो दिख रहा है। लेकिन एग्जिट पोल ये इशारा तो जरूर कर रहे हैं कि वो रिटेन कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ। तो संजय जी, क्या मान लिया जाए कि जिस तरह से एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं आसाम के लिए खास तौर पर, न केवल बीजेपी, न केवल हिमंता बिस्वा शर्मा वापस आ रहे हैं, बल्कि पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत और प्रचंड तरीके से वापस आ रहे हैं? देखिए, असम को लेकर के कोई कंफ्यूजन कहीं था ही नहीं। इशू केवल एकेडमिक था कि वो बीजेपी कितने नंबर से जीतती है और कांग्रेस की क्या एक्चुअल नंबर्स होते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा रॉकस्टार चीफ मिनिस्टर की तरफ हैं। वो उनका पॉपुलैरिटी देखिएगा या उनकी बाकी क्लैरिटी देखिएगा, कुछ लोगों को शायद वो ज़्यादा हार्श लग सकते हैं, लेकिन वो एक बॉर्डर स्टेट है और वहाँ की सिचुएशन काफ़ी अलग है देश भर के बाकी हिस्सों से, और वहाँ के टर्म्स भी अलग हैं, जिसके कारण कई चीज़ों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई वहाँ कुछ असम के अंदर समझा जाता है अलग और देश भर में समझा जाता है अलग। लेकिन उस प्रदेश का जो मुखिया है वो तो वहीं की बात करेगा। मतलब आलम ये था कि इसलिए पवन खेरा का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लास्ट में कोई एक तरह की भ्रामक सी चीज लेकर के आ रहे हैं, एक कोई नकली सा चीज लेकर के आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इससे वोट मोबिलाइज होगा कांग्रेस के पक्ष में, जो काफी उल्टा दांव पर है। बहरहाल वो एक अलग चर्चा का कभी विषय होगा या उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। असम में कोई कंफ्यूजन नहीं। असम में दूसरी चीज ये बताता है कि ये 2/3 से 3/4 की मेजॉरिटी जो एग्जिट पोल है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और पिछले बार की संख्या से मतलब संख्या इस बार ज्यादा होगी। ये एक चीज और बता रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के शासनकाल में जो वोट परसेंटेज था या सपोर्ट बेस जो था वो कंसोलिडेट ही नहीं हुआ है बल्कि एक्सपैंड किया है। तो ये मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए काफी खुशी की बात होगी कि एक प्रदेश ऐसा है जो बॉर्डर स्टेट है, सुरक्षा के पहलू से और बाकी सामाजिक पहलू से भी काफी क्रिटिकल है देश के लिए भी और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। अगर वहां इस तरह की स्टेबिलिटी होती है तो ये एक सुखद समाचार मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति से होगी। बीजेपी का जो एक्सपेंशन का है उनके लिए तो काफी मतलब बिल्कुल खुशी मनाने की चीज काफी ज्यादा होगी, क्योंकि आप देखिए उसके पहले कांग्रेस का 3 बार का वहां शासनकाल लगातार रहा था, उसके बाद भाजपा आई है। वहां की डेमोग्राफी इस तरह की थी जिसमें भाजपा को शासन में आना बहुत मुश्किल था। तो हिंदू वोट का कंसोलिडेशन जो असम में हुआ है और जिस तरह का प्रचार किया गया और जितना अग्रेसिवनेस दिखाया गया वो काफी उसमें परिलक्षित हो रहा है। तो अगर वहां से देखेंगे ये मोमेंटम जो चलता है, अगर ये वेस्ट बंगाल के जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही निकलते हैं और तो लगेगा कि वो पूर्व से जो बयार बही असम से वो आकर के बंगाल में भी तो नहीं प्रवेश कर गई है। जी,
और हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिकेय, अभी तक जो एग्जिट पोल्स आए हैं और उसमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बंगाल में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि स्पष्ट बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनेगी। हालांकि एक आध पोल्स इससे डिफर जरूर कर रहे हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा और ज़्यादा कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में कहीं कहीं ऐसा लगता है किसी किसी पोल में कि इधर जाएगा मामला या उधर जाएगा, पता नहीं है। हंग असेंबली की सूरत वहाँ बन सकती है क्योंकि एक तीसरा प्लेयर भी वहाँ पर आ गया है। तो ये एग्जिट पोल के जो ट्रेंड्स है अभी तक वो क्या बता रहे हैं और क्या इसी तरह के संकेत पहले से भी मिल रहे थे? देखिए, नमस्कार आप सबको। मैं पहले उन राज्यों की बात कर लेते हैं जहां चुनाव कुछ दिन पहले हो चुके हैं। तो आपने असम की बात की। मुझे लगता है असम में कांग्रेस के लिए बहुत एक कठिन लड़ाई थी, विपक्ष के लिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो अभी मुझे लगता है कि सर ने भी गिनवाए कि बीजेपी के पास वहां पे, संजय जी ने बताया जो अभी, कि बीजेपी के पास वहां पर एक पॉपुलर मुख्यमंत्री है, संगठन स्ट्रांग है। कांग्रेस का वहां पे संगठन शायद अब उतना मजबूत नहीं रहा, गौरव गोगोई को बहुत देरी से भेजा गया और एंटी इनकम्बेंसी को शायद भुना नहीं पाई। एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी नहीं, बट जो भी है वो नैरेटिव बना नहीं कभी कांग्रेस के फेवर में। तो मुझे अच्छा, प्लस अलायंस पार्टनर्स भी ज्यादा जुटा नहीं पाए। बोडोलैंड और ट्राइबल एरियाज में कांग्रेस तकरीबन अकेली थी। एक ट्राइबल एरिया में बस एक इनके पास अलायंस पार्टनर था। तो वो दो काफी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे अलायंसेस होते या कांग्रेस और थोड़ा अच्छे से लड़ती तो बात बन सकती थी। बट सारा खेल था अपर असम का कि कांग्रेस के अपर असम में अच्छा कर पाएगी। और अभी भी जब तक रिजल्ट नहीं आता हम श्योर नहीं कह सकते, बट अगर ये ट्रेंड होल्ड करता है इसका मतलब कांग्रेस वही अपने जो पिछली बार के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, लोअर असम और कुछ बराक वैली और कुछ शायद जोरहाट की जो सीटें होंगी, वहीं तक सीमित रह गई है। तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं दिख रहा। अगर रिजल्ट के दिन कांग्रेस थोड़ा बेहतर करती है इसका मतलब कांग्रेस ने अपर असम में कुछ क्रैक किया होगा। लेकिन क्या कांग्रेस और अलायंस पार्टनर सरकार बना पाएंगे, ये मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। अब हम आते हैं तमिलनाडु पे। जैसा कि आपने जिक्र किया, तमिलनाडु में चुनाव इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग इसलिए बना इस बार क्योंकि एक तीसरा प्लेयर था। वरना वहां पर एआईएडीएमके और डीएमके जो हैं वो सरकार बदलते थे। लेकिन 16 में एआईएडीएमके ने दूसरी बार अपनी टर्न ली इस बार। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एआईएडीएमके में सक्सेशन प्लानिंग उतनी स्मूथ नहीं रही जितनी डीएमके में रही। जयललिता जी के बाद अगर आप देखें, एडापडी पलनीसामी तो दिख रहे हैं स्क्रीन पे हमको, लेकिन इनके अलावा एआईएडीएमके में जो नेता बड़े हो सकते थे, ओ पनीरसेल्वम, शशिकला, दिनाकरन, ये लोग सब जो हैं ये अलग अलग दिशाओं में निकल गए। और आज की तारीख में तमिलनाडु अगर आप जाएं आप पाएंगे एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट है, एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट की। यही दो फॉर्मेशंस हैं, खासकर युवाओं में और खासकर जो शहरी मतदाता है उनमें। जो गांव के वोट हैं वो तकरीबन मोटा मोटी वही है जहां वो थे। ये मैं अपने असेसमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं तमिलनाडु होकर आया था। बट उसमें भी जो स्विंग वोटर, जो जैसे महिलाएं हैं जो डीएमके से एआईएडीएमके जा सकती थी, वो नहीं जा रही इस बार क्योंकि एआईएडीएमके अम्मा नहीं है इस बार। तो वो वोट या टीवीके को जाएगा या वो डीएमके को वापस जाएगा या वो नोटा हो जाएगा। तो इन सभी कारणों की वजह से एज हमें वहां डीएमके अलायंस को लग रहा था। हालांकि एआईएडीएमके का कोर वोट हमें लगा कि अभी वही है, लेकिन पिछली बार 6 परसेंटेज पॉइंट का गैप था सर। तो वो 6 परसेंटेज पॉइंट के गैप को ओवरटर्न करने के लिए या तो एआईएडीएमके बहुत मेहनत करती या टीवीके को डिस्प्रपोर्शनेटली डीएमके का वोट लेना पड़ता। तो अगर डीएमके जीतती है, और जैसा कि ये रुझान बता रहे हैं लगभग सारे, तो ये वोट वाइप का हालांकि कुछ उल्टा बता रहा है। अगर ऐसा होता है, अगर डीएमके जीतती है इसका मतलब टीवीके ने ज्यादा नुकसान एआईएडीएमके का किया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन। बंगाल की क्योंकि अभी आपने जिक्र किया, तो बंगाल के बारे में मैं अभी अपनी जजमेंट रिजर्व करूंगा क्योंकि देखिए वोट वाइब ने भी सिर्फ फेज 1 का डेटा अभी दिया है और ये बहुत ही प्रूडेंट चीज है मुझे लगता है, क्योंकि फेज 1 का डेटा अच्छे से खंगाला भी जा चुका होगा। और फेज 1 में उम्मीद यही थी कि बीजेपी के जो गढ़ थे, जंगल महल, नॉर्थ बंगाल, ये वोट में गए थे। जंगल महल हालांकि थोड़ा सा वो कमजोर भी हो गया था पिछली बार। अगर बीजेपी ने इसमें अच्छा किया है तो बीजेपी गेम में है। सेकेंड फेज ममता बनर्जी का गढ़ है, जहां पिछली बार 142 सीटों में, पिछली बार नहीं 3 बार से 142 सीटों में तृणमूल प्लस तकरीबन 85 से 90% का स्ट्राइक रेट बनाए हुए हैं। तो जो फेज 2 का डाटा आएगा, क्या वो ये तस्वीर बदल सकता है, ये बड़ा सवाल है।
और आखिरी आपने केरलम का जिक्र किया। देखिए केरलम में एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड था, शायद चारों पांचों राज्यों में सबसे ज्यादा प्रखर एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड केरलम में ही था। वहां मैं इंटरेस्टेड इसमें होऊंगा देखने में कि एनडीए कितना राइज किया है पिछली बार के कंपैरिजन में, बट अभी लगता है कि यूडीएफ वहां कंफर्टेबली आगे जा रहा है। हालांकि वोट वाइप तो उसमें भी फंसा हुआ बता रहा है, बट काफी एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि यूडीएफ कंफर्टेबली आगे है, बट मोटा मोटी यहाँ पे एम्बिग्विटी थोड़ी कम। Well, I think